हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में चैप्टर बायोमोलिक्यूल से हम एक नई टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो की हमारे टॉपिक है पॉलीसेकेराइड्स। आज के इस वीडियो में पॉलीसेकेराइड के बारे में हम लोग सामान्य बातें डिस्कस करेंगे, जैसे पॉलीसेकेराइड की डेफिनेशन क्या होती है और पॉलीसेकेराइड के विशेष गुण क्या होते हैं। पॉलीसेकेराइड के उदाहरणों को हम लोग अगली वीडियो से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए आज की इस बेसिक सी वीडियो को बहुत मज़ेदार तरीके से कंप्लीट करते हैं। हेडिंग लगाते हैं पॉलीसेकेराइड्स। सबसे पहले हम पॉलीसेकेराइड को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे और इसकी डेफिनेशन को हम इसके नाम से ही डेराइव करेंगे ताकि हमेशा के लिए याद रहे। दोस्तों, पॉलीसेकेराइड शब्द दो शब्दों से बना है। इसमें पहला शब्द पॉली होता है और दूसरा शब्द है यहाँ पर सेकेराइड। पॉली मीन्स होता है मेनी, मेनी मीन्स अनेक, और सेकेराइड मीन्स होता है कार्बोहाइड्रेट यूनिट्स। यानी कि पॉलीसेकेराइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनके जल अपघटन से अनेक मोनोसेकेराइड की इकाइयां प्राप्त होती हैं। तो चलिए डेफिनेशन लिखते हैं। वे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन से अनेक मोनोसेकेराइड प्राप्त होते हैं पॉलीसेकेराइड कहलाते हैं। सामान्यतः पॉलीसेकेराइड का जल अपघटन कुछ एंजाइमों की सहायता से किया जाता है। तो परिभाषा थोड़ा चेंज करके हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि वे कार्बोहाइड्रेट जिनके एंजाइमों द्वारा जल अपघटन से अनेक मोनोसेकेराइड के अणु प्राप्त होते हैं पॉलीसेकेराइड कहलाते हैं। उम्मीद है डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई है। तो चलिए आगे बात करते हैं पॉलीसेकेराइड से संबंधित कुछ सामान्य बातों को लेकर। जैसे पॉलीसेकेराइड प्राकृतिक बहुलक है। बहुलक को इंग्लिश में पॉलीमर कहते हैं। अब क्वेश्चन यह है कि बहुलक क्या होता है, जिसको अभी हम लोग एक उदाहरण से क्लियर करेंगे। पॉलीसेकेराइड प्राकृतिक बहुलक है जिसमें सैकड़ों से हजारों तक मोनोसेकेराइड एकलक यानी मोनोमर इकाइयां ग्लाइकोसिडिक आबंध द्वारा जुड़ी होती हैं। तो इस सेंटेंस को समझने का प्रयास करते हैं। इसको समझने के लिए देखिए, मैंने एक इमेज लिया है यहाँ पर। इस इमेज में आप देख सकते हैं अल्फा डी ग्लूकोज के 3 अणु हैं जो कि आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, और साथ ही यहाँ पर ये बॉन्ड आपको आगे भी दिखाई दे रहा है। अर्थात ऐसे अनेक यूनिट हैं, अनेक ऐसे अल्फा डी ग्लूकोज के अणु हैं जो इस चेन में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर जब अनेक ग्लूकोज के अणु एक श्रृंखला में जुड़ जाते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं बहुलकन। और यहाँ पर अनेक ग्लूकोज के अणुओं के आपस में जुड़ने से जो एक बड़ा सा अणु तैयार होगा उसको हम लोग बहुलक कहेंगे। यह स्टार्च का उदाहरण है। स्टार्च के बारे में अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। स्टार्च एक बहुलक है। अब क्वेश्चन ये है कि बहुलक, जिसको इंग्लिश में पॉलीमर कहते हैं, यह क्या होता है। तो ऐसा कोई भी अणु हो जो कि काफ़ी बड़ा हो, बृहद अणु हो, और जिसमें अनेक इकाइयां आपस में जुड़ी हों और उन इकाइयों के जुड़ने से उसका निर्माण हुआ हो। जैसे एक सामान्य सा उदाहरण जो आप क्लास 10 में भी पढ़े होंगे, पॉलीथीन। जब एथिलीन के अनेक अणु आपस में जुड़ जाते हैं तो एक बड़े अणु का निर्माण होता है जिसका भौतिक और रासायनिक गुण एथिलीन से अलग होता है। और क्योंकि वहाँ पे अनेक एथिलीन जुड़ चुके होते हैं, हम उसका नाम रख देते हैं पॉलीएथिलीन। तो पॉलीएथिलीन क्या है? एक बहुलक है। और जिन इकाइयों से या जिन छोटे अणुओं के जुड़ने से पॉलीथीन का निर्माण होता है या पॉलीएथिलीन का निर्माण होता है, उसको हम एकलक कहते हैं। यहाँ पर इस उदाहरण में हम लोग ग्लूकोज के अणु को एकलक कहेंगे, और ग्लूकोज के जब अनेक अणु ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा जुड़ जाएंगे तो बनने वाले एक बड़े अणु को हम लोग बहुलक कहेंगे। ध्यान रखिए, बहुलकों का गुण एकलक के भौतिक और रासायनिक गुण से अलग होता है। स्टार्च एक बहुलक का उदाहरण है। तो जितने भी पॉलीसेकेराइड होते हैं सब प्राकृतिक बहुलक होते हैं।
यानी कि इनको आर्टिफिशियली तैयार नहीं किया जाता है, ये प्राकृतिक रूप से ही जुड़कर बहुलक बन जाते हैं। जैसे पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ग्लूकोज का निर्माण होता है, और जब पौधों को इस ग्लूकोज को स्टोर करना होता है तो पौधों में ये ग्लूकोज आपस में जुड़कर स्टार्च का निर्माण करता है। क्योंकि स्टार्च का निर्माण बहुत सारे ग्लूकोज के अणुओं के जुड़ने से हो रहा है, तो स्टार्च को बहुलक कहेंगे, और जो ग्लूकोज का अणु है उसको हम लोग एकलक कहेंगे। और आप जानते हैं ग्लूकोज के अणु जब आपस में जुड़ते हैं तो एक विशेष प्रकार के आबंध का निर्माण होता है, जिसको हम लोग ग्लाइकोसिडिक आबंध कहते हैं। तो उम्मीद है आपको क्लियर हो गया कि बहुलक क्या है और एकलक क्या है। पॉलीसेकेराइड प्रकृति में सर्वाधिक पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के बहुत सारे प्रकार, जैसे मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड हम लोगों ने देखा, तो इन सब में पॉलीसेकेराइड सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। पॉलीसेकेराइड का सामान्य सूत्र होता है C6H10O5, और इसको ब्रैकेट में लिख के इसके बाहर N लिखा जाता है, और यहाँ पर N का अर्थ है कोई बड़ी संख्या। अब यह सामान्य सूत्र कैसे बनाया गया है इसको आप समझ भी सकते हैं। आप जानते हैं जब ग्लूकोज के अणु आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाएंगे तो वहां से जल का एक अणु बाहर होगा। तो हमने यहाँ पर ग्लूकोज का सूत्र लिखा था और उससे जल के एक अणु को बाहर कर दिया। ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। तो H में से 2 H कम कर दिया तो H10 हो गया, और ऑक्सीजन को 1 कम कर दिया तो 6 से 5 हो गया, तो C6H10O5। और इसकी बड़ी संख्या होनी चाहिए, इसलिए ब्रैकेट के बाहर हमने N लगा दिया है। N का अर्थ है कोई बड़ी संख्या जो सैकड़ों या हजारों या लाखों में हो सकती है। पॉलीसेकेराइड रंगहीन होते हैं, स्वादहीन होते हैं तथा जल में अघुलनशील होते हैं। इनके स्वादहीन होने के कारण ही पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि इनको हम नॉन शुगर कहते हैं, अशर्कराएं कहते हैं। पौधों तथा जंतुओं में ये भोजन संग्रह तथा संरचना बनाने वाले यौगिक होते हैं। तो पौधों और जंतुओं में अनेक प्रकार के पॉलीसेकेराइड होते हैं, जो या तो भोजन संग्रह के लिए बनते हैं या फिर वो जंतुओं या पौधों के किसी भाग के निर्माण में काम आते हैं। जैसे स्टार्च एक भोजन संग्रह करने वाला पॉलीसेकेराइड है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि पौधों में ग्लूकोज बनता है, और उस ग्लूकोज को पौधे स्टार्च में परिवर्तित करके संग्रहित करते हैं। और पौधों के बारे में आप जानते हैं कि पौधों में कोशिकाएं होती हैं जिनमें कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति का निर्माण होता है सेलुलोज से, यानी कि सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेकेराइड है, और यह संरचना बनाने वाला पॉलीसेकेराइड है। तो हम कह सकते हैं कि पॉलीसेकेराइड 2 प्रकार के होते हैं, एक स्ट्रक्चरल और दूसरा स्टोरेज। स्टोरेज में संग्रह करने वाले यानी भोजन संग्रह करने वाले, और संरचना का निर्माण करने वाले। यदि पॉलीसेकेराइड के उदाहरण की बात करें तो इसके कुछ विशेष उदाहरण हैं स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, डेक्स्ट्रीन आदि। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्टार्च की संरचना क्या है और सेलुलोज की संरचना क्या है। यदि आज की वीडियो से आपको लाभ होता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। वीडियो से संबंधित अपने विचार को कमेंट बॉक्स में लिखें। आज की ये वीडियो देखने के लिए, हमारे इस चैनल से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।